सत श्री अकाल, हेलो, नमस्ते। आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं पार्ट 2, जो हमने पहली वीडियो बनाई थी स्टेप्स ऑफ स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। आज हम पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो मेरा स्टूडेंट वीज़े का प्रोसेस था वो कैसे हुआ था, स्टेप बाय स्टेप। आपको मैं प्रोसेसिंग टाइम बताऊंगा जो कि लेट्स से अंदाज़नल है और या फिर एवरेज के हिसाब से है तो आज हम बात करेंगे इस बारे में। और आल्सो मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे आपने प्रिपेयर करने हैं और वो कैसे कॉलेज उनको कॉलेज को क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं कॉलेज की। और इसके बाद आपका अगर वीज़ा लग जाता है तो उसके बाद आपके फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। और आपकी सपोर्ट के बिना मैंने ये चैनल नहीं बनाना था, तो आप लोगों के प्यार की वजह से मैंने ये चैनल बनाया है। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। मैंने वर्क परमिट के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं अभी तक, और भी बनाऊंगा जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी। अभी मैं स्टूडेंट वीज़ा को कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स हैं जो कि स्लोवेनिया में स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि जो स्टूडेंट वीज़ा है उसका जो प्रोसेस होता है वो एवरेज या अंदाज के हिसाब से 5 से 6 महीने उसका है प्रोसेस। बट ये डिपेंड करता है आप कौन से टाइम ऑफ द ईयर अप्लाई कर रहे हो। इसमें एक बात समझने वाली ये है कि जो स्लोवेनिया का स्टडी ईयर है वो इंडिया के स्टडी ईयर से बहुत ही डिफरेंट है। स्लोवेनिया में स्टडी ईयर चलता है फ्रॉम अक्टूबर टू अक्टूबर। यहाँ पे जो नया साल शुरू होता है स्टडी का हर साल, वो 1 अक्टूबर से शुरू होता है। और माफ़ कीजिएगा, मैसेज आ गया था। तो उसमें ये होता है कि आपको वो टाइम शुरू होने से पहले अपना प्रोसेस शुरू करना होता है। तो बेस्ट टाइम होता है अगर आप अक्टूबर में स्टडी स्टार्ट करना चाहते हो। वैसे तो उनका मिड ऑफ द ईयर भी होता है, बट जो असली इनटेक, जो फर्स्ट इनटेक आप बोल सकते हैं, वो अक्टूबर में होता है। तो बेस्ट यही है कि अगर आप अपना प्रोसेस जनवरी फरवरी में शुरू करें तो आप जून जुलाई तक आपके पास आपका वीज़ा आ जाएगा आराम से, जो कि टीआरसी कार्ड होता है। और आपके पास इनफ टाइम हो सकता है शॉपिंग वगैरह करने का मौसम के हिसाब से, और आप रेडी प्रिपेयर हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, जो मेरा इंटेक था वो था मार्च का। जो मैं प्राइवेट कॉलेज में आया था, मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं आया था। बट मैं आपको ये जो बता रहा हूँ इंटेक, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का इंटेक है। प्राइवेट में इंटेक हो सकते हैं मार्च हो सकता है, जून जुलाई हो सकता है, और सितंबर अक्टूबर हो सकता है। तो जब मैं आया था मेरा इंटेक था 5 मार्च का। मुझे डेट याद है अभी भी, 5 साल हो गए हैं। तो मेरा प्रोसेस शुरू हुआ था नवंबर में। नवंबर 2016 में मेरा प्रोसेस शुरू हुआ था। तो सबसे पहले मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो थे वो दिए थे एजेंट को, और उसके बाद मेरी कॉलेज के साथ इंटरव्यू हुई थी। अब ये जो इंटरव्यू होती है ये बहुत ही मतलब कि सेलेक्टेड कॉलेजेस में ही होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी हुई थी और आपकी भी होगी। ये डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, कौन सा कोर्स है, और आपका क्या मतलब आपको उस कोर्स के बारे में पता है कि नहीं। बाय द वे, काफ़ी लोगों के ये मैसेज आ रहे हैं कि आइल्स की ज़रूरत होती है स्टडी के लिए। देखिए, ये आपके कोर्स में डिपेंड करता है। उनकी वेबसाइट पे जब आप अप्लाई करते हो या एजेंट अप्लाई करता है, वो आपको बता देते हैं कि ये उनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और ये सब उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको इंग्लिश के आपके पास आइल्स नहीं है कि नहीं, तो वो बोलते हैं कि अगर आपकी एजुकेशन इंग्लिश में हुई है, आपका मीडियम इंग्लिश था, तो हम इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। उसके लिए आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। बट नाउ काफ़ी कॉलेजेस में आइल्स की ज़रूरत होती है। तो
एक तो ये होता है, और उसके बाद आप इंटरव्यू के बाद वो आपको कंडीशनल लेटर भेजते हैं। एंड कंडीशनल लेटर भेजने के बाद आपके पास टाइम होता है, एडमिशन फ़ीस आपने पे करनी होती है जो कि कंडीशन लेटर में लिखी होती है। डिपेंड करता है अगेन, अगर ये प्राइवेट है तो प्राइवेट में पे करनी पड़ेगी, अगर गवर्नमेंट है गवर्नमेंट में भी नहीं होती हो, तो आप वो पे करते हैं। उसके बाद आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे, प्लस आपने मीन द सेम टाइम आपने अपनी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो उसमें आपका होता है कि जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पटियाला हाउस जो दिल्ली में है, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी कहते हैं, वहाँ से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एपोस्टाइल होने होते हैं। ये एपोस्टाइल बहुत ज़रूरी है। हर एक एजुकेशन जो भी स्लोवेनिया में आता है एजुकेशन डॉक्यूमेंट, वो एपोस्टाइल होता ही होता है। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बनती है, और वो फ़ाइल स्लोवेनिया में आती है। स्लोवेनिया में आने के बाद जो कॉलेज होता है उस फाइल के सारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने के बाद आपकी एक वीज़ा फ़ाइल तैयार होती है, आपका वीज़ा फॉर्म भरता है कॉलेज, और वो सब होने के बाद वो आपको वो सारा कुछ वापस भेजता है। और वापस भेजने के बाद आपका एजेंडा एक फ़ाइल तैयार करते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट लेते हैं, आपने फ़ीस पे करनी होती है। बिफ़ोर वीज़ा अप्लाई आपने अपने कॉलेज के पहले साल की फ़ीस पे करनी होती है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, और वो कंफर्मेशन आपके फ़ाइल में लगती है। तो जब तक आपके डॉक्यूमेंट वापस आते हैं और आपने एम्बेसी में जाके अपना अप्लाई करना होता है, तब तक 3 से 4 महीने गुजर चुके होते हैं आराम से। तो जब आप जाते हो तो आपने वहाँ जाना होता है, तो वहाँ पे आपने एक इन पर्सन वीज़ा फॉर्म भरना होता है, वो आपको देते हैं, आपकी फ़ोटोएँ लेते हैं, सारा कुछ होता है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, मे बी आपसे वो पूछ भी सकते हैं कि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, आपने आपको आती है, दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चंस कि आपको पता है कौन कहाँ जा रहे हो, कौन सा स्कूल है, कौन सा कॉलेज है, कोई भी आप इंडिया में क्या करते हो, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ये इंटरव्यू नहीं होती, ऑफिशियल इंटरव्यू नहीं होती। दिस इज़ इमिग्रेशन ऑफिसर स्मार्टनेस कि वो ट्राई करता है कि मुझे कुछ ऐसा पता लगे कि मैं इसको बोलूँ कि अब मैं तेरी इंटरव्यू लूँगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। तो आपके फिंगर हो जाते हैं, उसके बाद जो आपका प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है TRC बनने का। उस प्रोसेस का मैं आपको कोई अंदाज़ा नहीं बता सकता, एवरेज या फिर मिनिमम या कुछ नहीं है उसका। उसमें आपको 1 महीना, 1 हफ़्ता, 2 महीने, 2 हफ़्ते, 3 महीने या 3 हफ़्ते भी लग सकते हैं बड़े आराम से। तो जब आपका TRC आपको मिल जाता है, आपने वहाँ पे जाना। बाय द वे, जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो, आपको अपनी वीज़ा फ़ीस देनी होती है वहाँ पे इन यूरोज़। वो आपको एक वो दे देते हैं, लाइक अकाउंट नंबर की स्लिप दे देते हैं, आपको बैंक में जाना होता है और उनके अकाउंट में वो भर देना होता है। और उसके बाद आपके जब TRC बन के आता है, जब आप अपना कार्ड लेने जाते हो, तो इट्स द सेम प्रोसेस कि आपने उनको अपने कार्ड की फ़ीस देनी होती है, जो कि 10 से 15 यूरो के बीच में है, आई डोंट नो हाउ मच, पर आपने देनी होती है। और बैंक से वो कंफर्मेशन ला के आपने उनको देनी होती है कि हमने आपके अकाउंट में पैसे पे कर दिए हैं। और TRC मिलने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं कि हम कि कौन से कपड़े लेके आए, क्या क्या इंडिया से लाना चाहिए। देखिए, हर एक घर जो स्लोवेनिया में है वो रूम हीटिंग के साथ होता है, इंडोर हीटिंग के साथ। अगर आप विंटर में आ रहे हो तो आपको नॉर्मल विंटर क्लोथ्स लाने चाहिए, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा विंटर वाले क्लोथ्स नहीं लाने चाहिए। यहाँ पे कोई इतनी ठंड नहीं होती, होती है अगर आप बाहर निकलते हो, पर घर में नहीं लगती है ठंड। बट मैं प्रेफर करूँगा सबको कि आप इंडिया से अपने सारे कपड़े लेके आए। तो अगर गर्मियों का है तो गर्मियों के कपड़े लेके आएँ, तो ये मेन चीज़ होती है। और अगर आप बर्तन लाना चाहते हैं ला सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है। शूज़ वगैरह ला सकते हैं अच्छे वाले, और बेडशीट्स वगैरह ला सकते हैं। आप जो जो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए वो ला सकते हैं, मसाले ला सकते हैं, आपको अलाउड है लाना, आपको रोकते नहीं है वो। तो ये तो हो गया आपके आने से पहले का सारा कुछ, जो कि
आपको जो पहली चीज़ है, जब आपने स्लोवेनिया में आना है, आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाना है, जो पहली चीज़ आपने सबसे पहले क्या करनी है, आपने अपने कॉलेज को बोलना है कि आप हमारा टैक्स नंबर अप्लाई करवाएं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कॉलेज करवा देता है। हमारा बैंक अकाउंट खुलवाएं, वो भी कॉलेज करवा देता है। और उसके बाद जो सबसे पहली चीज़, आपने जाके स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। वो अपने आप को आपने अपने आप कराना होता है। कॉलेज आपको बता देता है ऐसे ऐसे होना है। तो उसको होने के बाद आपने अपने आप को जॉब्स सर्च करने के लिए, यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज नाम की कंपनीज़ हैं, आपने उधर अपने आप को रजिस्टर कराना है अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं। ये बहुत ही मेजर स्टेप है। अगर आप अपने आप को एज अ स्टूडेंट नहीं रजिस्टर कराते हैं, स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ के देती हैं कंपनियां, आप लीगली काम नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट काम करना चाहता है तो उसको अपने आप को स्टूडेंट एजेंसी में रजिस्टर कराना होगा। देन स्टूडेंट एजेंसी में जॉब्स निकलती हैं और आप उनके थ्रू कंपनियों में जॉब करने जाते हो, और आपकी जो सैलरी आती है वो स्टूडेंट एजेंसी के अकाउंट में आती है और वहाँ से वो आपको ट्रांसफ़र करते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। कौन कौन सी जॉब्स आप कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट? आप कोई भी जॉब कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप बार में काम कर सकते हो, आप ऑफिस में काम कर सकते हो, आप फैक्ट्री में काम कर सकते हो, आप मैकडोनल्ड्स में काम कर सकते हो, आप आई डोंट नो ट्रेन स्टेशन पे आप कहीं पे भी स्लोवेनिया में एज अ स्टूडेंट अगर वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं तो आप कर सकते हो। देयर इज़ नो लिमिट फॉर वेयर यू कैन वर्क एज अ स्टूडेंट। कितना अर्न कर सकते हो, जो कि मिनिमम इस वक्त पर आवर रेट है स्टूडेंट का, विदाउट टैक्स, नॉट विद टैक्स। आपको मैं पहले विद टैक्स बता देता हूँ कि विदाउट टैक्स पे किए बिना जो नॉर्मल है ग्रॉस मार्जिन, वो है 6 यूरो पर आवर आपको मिनिमम मिलना ही मिलना है। और उसमें आपका टैक्स जाता है तो आप कट कटा के आपके पास अराउंड 4 यूरो 80 सेंट्स या 5 यूरो आपको घंटे के मिल जाते हैं आराम से। उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, वो पहले से ही टैक्स कटा होता है। तो देखिए, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है काम करने की। एज अ स्टूडेंट आप हफ्ते में 20 घंटे भी कर सकते हैं, 40 भी, 60 भी, ये डिपेंड करता है आप पे। बट आप इतना काम कर नहीं सकते क्योंकि आपने अपना कॉलेज भी अटेंड करना होता है। सो इसके बाद आप कितना मैक्सिमम या मिनिमम अर्न कर सकते हो ये आपको घंटे के हिसाब से मिलेगा। देखिए, जब मैं जॉब कर रहा था, मैं महीने के आराम से 600 से 700 यूरो कमा लेता था। मेरा कॉलेज भी होता था, शाम को मैं जॉब कर लेता था, सुबह कॉलेज चला जाता था, वीकेंड पे जॉब कर लेता था, तो 600 से 700 यूरो आराम से बन जाते हैं। इसमें कोई लैंग्वेज का कोई वो नहीं है, ये डिपेंड करता है आप कौन सी जॉब करने वाले हैं या करना चाहते हैं या मिल चुकी है, उसमें जॉब कितनी ज़रूरी है, उसमें लैंग्वेज उस जॉब में कितनी ज़रूरी है। तो एक तो ये हो गया। और उसके बाद आपका खर्चा कितना आ सकता है। देखिए, जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में आते हो वो आपको बोलते हैं कि आपको वो डोमेट्रीज़ होती हैं, हॉस्टल होते हैं, वहाँ पे ही आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देते हैं। आपको उनको पे करना होता है और वो आपको दे देते हैं। अगर आप प्राइवेट में आते हो तो आपको वो भी प्राइवेट भी आपको प्रोवाइड करता है, बट वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आपको वो भी पे करनी होती हैं। तो एवरेज अगर आप 600 से 700 कमा रहे हो तो आप महीने का रख लो 200 से 250। अगर आप अपना रेंट दे रहे हो, 50-60 यूरो महीने का आप खर्चा कर रहे हो अपने आप पे, खाने पीने का, घर में बना रहे हो या बाहर हो। आप उसके अलावा आपने शॉपिंग वगैरह की, आपके फ़ोन का बिल हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो अगर आप 500 यूरो कमा रहे हो, 500 से 600, चलिए लेट्स से 500 यूरो कमा रहे हो महीने का, तो आप बड़े आराम से 200 से 250 यूरो बचा सकते हो। और अगर आप 1000 महीने का कमा रहे हो तो आराम से आप एज अ स्टूडेंट 1000 बड़ा ही मतलब मुश्किल से कमा होता है, बट आप कमा सकते हो। इट्स नॉट लाइक इम्पॉसिबल, इट इज़ वेरी पॉसिबल।
ईज़ी नहीं है, बट आप कई मंथ ऐसे आते हैं जब आपका स्टडी इतनी नहीं होती कि आप कमा सकते हो। जैसे कि समर में जब छुट्टियां होती हैं, आप वहाँ तब चाहे 200 घंटे काम कर लें एक महीने में, कोई ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर आप 1000 कमा रहे हो तो आराम से 600 से 700 यूरो बचा सकते हो। 600 आप बचा सकते हो आराम से। ये मैं आपको एज एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके अलावा आपके जो खर्चे हैं वो कवर हो जाएंगे आराम से। आपका जो टैक्स है, देखिए एक और बात है, स्लोवेनिया में एक बेनिफिट है। जो आप टैक्स पे करते हो एज अ स्टूडेंट, वो आप सारा का सारा जब आप नॉर्मल वीज़े पे आते हो, वर्क परमिट पे या कोई कौन से भी वीज़े पे आते हो, जहाँ अगर स्टिल स्टूडेंट वीज़े पे हो, आप वो सारा का सारा टैक्स वापस ले सकते हो। देखिए कितना है कि अगर आप 1000 महीने का कमा रहे हो, उसमें आपका 200 यूरो टैक्स चला गया है, तो एक साल में आपने 200 करके लेट्स से 1200 यूरो आपने टैक्स पे कर दिया है, और आप उसका अप्लाई कर सकते हो। आप ये कर सकते हो एंड कि आप सारा का सारा टैक्स वापस ले सकते हो। तो ये भी इस चीज़ का बेनिफिट है एज अ स्टूडेंट। और जैसे जैसे आप इधर रहते हो वैसे वैसे आपको पता लगता रहता है इन चीज़ों का, तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही है या जो भी है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई दे दूँगा। जो जो मेन थिंग्स हैं अबाउट स्टूडेंट वीज़ा की, हमें जॉब में लैंग्वेज की कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए जॉब में लैंग्वेज की प्रॉब्लम ऐसे आती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम है, लाइक आपने कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करना है, उसमें आपको लैंग्वेज चाहिए, तो मे भी आ सकती है। अदरवाइज़ अगर ये फिज़िकल वर्क है या जहाँ पे आपने लेस कम्युनिकेट करना है, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टॉपिक हो गया। अब अगली वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि पार्ट 3 में कि स्टूडेंट के पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और उनके टैक्सेस कैसे आप कर सकते हैं, और अगर जॉब्स चेंज करनी है या अर्निंग एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है वो कैसे होगा। तो आप अगली वीडियो बड़े ही ध्यान से देखें, एंड तक देखें। उसके लिए अगर जो नए लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को। अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और ये फाइनल वीडियो होगी रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा। तो आप अपने कमेंट डाल सकते हैं, मैं वो भी कवर करूँगा। अगर आपने किसी ने कोई मास्टर्स या डिग्री के बारे में मुझसे पूछना है तो आई विल लेट यू नो एवरीथिंग। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।